नमस्कार, मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। कांग्रेस के 4 साल क्या रहा प्रदेश का हाल। आज हम बात करेंगे किसानों के मुद्दे पर और सरगुजा में खनिज संपदाओं के लगातार हो रहे दोहन पर। हमारे साथ आज चर्चा के लिए उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी से भारत सिंह सिसोदिया जी, कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता अशफाक अली जी, सामाजिक कार्यकर्ता त्रिभुवन सिंह जी और सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिंह सिसोदिया जी। आप चारों का हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा विषय है कि सरगुजा जिले में और खासकर प्रदेश में किसानों की जो समस्या है, कांग्रेस ने कहा कि हम जब आए तो हमने कर्जा माफी की, 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसानों की समस्या है। हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो किसानों की एक समस्या जो अभी आ रही है, उनका कहना है कि जब तक वर्मी कंपोस्ट नहीं लेते तब तक उन्हें यूरिया या रासायनिक खाद नहीं दिया जाता। सर, क्या कहेंगे इसमें अमल में? जब से कांग्रेस की सरकार आई है, किसानों के साथ जिस तरीके का धोखा हो रहा है, किसानों का ही नहीं मामला है, सभी वर्गों के साथ धोखा हुआ है, उनमें साथ में किसानों के साथ भी हुआ है। शुरू में जो इन्होंने कहा कि भाई 25 रुपया किलो धान लेंगे, 5 रुपया उसमें बोनस देंगे, 7 रुपया बोनस देंगे, वो आज तक भी धान की कीमत बढ़ने के बाद भी नहीं हुआ। इन्होंने 2 वर्ष का बोनस देने का भी जो कमिटमेंट किया था भाजपा सरकार के समय का, वो भी इन्होंने नहीं किया। जमीन के रकबे में जिस तरीके से घटौती की गई है, घटाया गया है, वो अपने आप में एक किसानों के लिए समस्या है। किसानों की समस्या है उनको खाद और बीज का सही समय पे उपलब्ध और पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता ना होना, ये समस्या है। किसानों के धान को इस तरीके से जांचा और परखा जा रहा है और जिस तरीके से उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं, छापेमार कार्यवाही की जा रही है, ऐसा लगता है कि किसान गांजा और भांग की तस्करी कर रहा हो, गांजा और भांग की खेती कर रहा हो। आज किसानों के अंदर जिस प्रकार के आत्महत्या का स्थिति हम लोग देख रहे हैं, उसको देख करके नहीं लगता है कि किसान कहीं से भी संतुष्ट है। जिस प्रकार से उनका रकबा काटा गया है, उसी प्रकार से किसान कांग्रेस का वोट काटेगी। एक और चीज़ सर, जब फील्ड में जाते हैं तो पता चलता है कि जो कर्जा माफी है, तो किसान बताते हैं कि जो सहकारी बैंकों का कर्जा था वही माफ हुआ, राष्ट्रीयकृत बैंकों का कई कर्जा अभी भी बचा। क्या असलियत है? क्या आप भी जाते होंगे, किसानों के मुद्दे पर काम भी करते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से? किसानों के कर्जा माफ का लेकर के इस तरीके का एक भ्रामक प्रचार किया गया है, जैसे किसी को छोटा मोटा किसी बच्चे को लॉलीपॉप दे करके किसानों को बच्चों को बहलाया जाता है, उसी तरीके से किसानों के कर्ज को माफ करने के मामला है। हम सब लोगों ने गांव में जाकर के सब चीज़ों को परखा है। पहले किसानों के कर्जा माफ की इन्होंने बात कही थी, किसान इस भ्रम में थे कि हमारे सारे कर्ज माफ हो जाएंगे। बाद में इन्होंने कहा कि केवल कृषि ऋण माफ होगा, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि जो सहकारी समिति से कृषि ऋण होगा वो माफ होगा, फिर उस लिमिट का उसका भी एक निर्धारण कर दिया गया अनेक प्रकार से। और जिन लोगों का किसानों का माफ करने का मामला था, वो भी कुछ चुनिंदा किसानों का इस प्रकार का ऋण माफ हुआ है। ऋण की वजह से कई स्थानों पे, अंबिकापुर में, धौरपुर के बबौली गांव में, राजेश सिसोदिया जी यहाँ पर उपस्थित हैं, इनके गांव की का ही मामला मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर भी ऋण के बोझ से किसान ने आत्महत्या की। सरगुजा सहित पूरे अनेक मामलों में इस प्रकार के घटना हम सब लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि किसान लगातार कर्ज के बोझ से आत्महत्याएं कर रहा है, उनको उनके ऋण की माफ़ी नहीं हुई है, उनके साथ एक छलावा हुआ है। कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता अशफाक अली जी हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के कार्यकाल से हम धान जो है काफ़ी ज़्यादा खरीद रहे हैं, ठीक है, उसको मानते हैं, लेकिन दूसरी ओर आप देखिएगा तो एक और किसानों का रकबा कम हो रहा है, दूसरी ओर कई ऐसे जगह हैं, जैसे मैनपाट का उदाहरण आप ले लीजिए, जहां पर कि धान की खेती बहुत नहीं के बराबर है, लेकिन वहां से हर साल धान काफ़ी मात्रा में खरीदी हो रही। तो क्या ऐसा माना जाए कि जो प्रदेश, दूसरे प्रदेश हैं, वहाँ से धान की सप्लाई हो रही है और वो धान बेचे जा रहे हैं? ऐसा नहीं है। अभी छत्तीसगढ़ सरकार इस मामले में बहुत कार्रवाई की है। जब भी बॉर्डर से धान आने का सिलसिला शुरू होता है तो प्रशासन के लोग लगे रहते हैं और बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं। बाकी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारे भाई भारत सिसोदिया जी ने जो बताया है कर्ज माफ़ी के बारे में कि कर्ज माफ़ी नहीं हुई, आप फिगर उठा के देखिए, ऑनलाइन सब पेमेंट हुआ है। 9,270 करोड़ जो है
रुपये माफ़ी हुई है। 24 लाख किसानों को जो राजीव गांधी शिक्षा योजना के तहत जो समर्थन मूल्य में धान ली जा रही है, 24 लाख किसानों को उसका फ़ायदा हो रहा है। 17 लाख किसान से ज़्यादा कर्जे से मुक्त हुए हैं। वो 17 लाख किसान ऐसा तो नहीं है कि उस प्रदेश से गायब हो गए होंगे। जहाँ तक ये आत्महत्या की बात की है, बहुत अच्छा फिगर है, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। बीजेपी शासन में प्रतिदिन 3 किसान आत्महत्या करता था, यानी कि 108 किसान साल में आत्महत्या करता, 1090 किसान साल में, एक साल में आत्महत्या करता था। आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए, 15,000 किसान इनके 15 साल में सुसाइड किए हैं। आज आत्महत्या की फिगर उठा के देख लीजिए। अभी बीजेपी के ही नेता ने आरोप लगाया था कि 4 साल में 418 किसान आत्महत्या किए। कहाँ 4 साल में 418 किसान और कहाँ एक साल में 1095 किसान, 10 गुना ज़्यादा कमी आई है किसानों की आत्महत्या में। ये आंकड़े प्रमाणित करते हैं कि किसान संपन्न, समृद्ध और आत्मनिर्भर हो रहा है। उनका कर्ज माफ़ी का सिलसिला शुरू हुआ है। राजीव गांधी शिक्षा मिशन, राजीव गांधी जो किसान न्याय योजना है, उससे उनको भरपूर लाभ मिल रहा है। बोनस किसको नहीं मिल रहा, ऑन द रिकॉर्ड है। आप पासबुक उठा के देख लीजिए। समर्थन मूल्य का धान मिल रहा है, ठीक है, आप बोलते हैं कि किस्त में मिल रहा है, पैसा तो मिल रहा है, उनको राशि तो मिल रही है और बराबर मिल रही है, समय समय पे मिल रही है, उसकी घोषणा होती है। कम से कम 9,270 करोड़ का फिगर है, आप उसको उठा के देख लीजिए कि शासन की राशि ट्रांसफर हुई है कि नहीं किसानों के खाते में। ऐसा नहीं है किसान बहुत संपन्न समृद्ध हो रहा है। उनका सिंचाई कर माफ़ कर दिया गया, जो सिंचाई कर होता था। बिजली में जो है 6.5 लाख किसानों को फ़ायदा हुआ है। भूमिहीन जो किसान थे उनके लिए न्याय योजना बनाई गई है, उसमें उनको फ़ायदा हुआ है। उसका फिगर उठा के देख लीजिए, 6,64,000 के आसपास करीब जो परिवार हैं उनको 7,000 रुपया पर ईयर मिला। 388 करोड़ रुपया उनको दिया गया। केवल ये सरकार गांव, किसान और मजदूरों को फोकस करके काम कर रही है, उसी को प्राथमिकता दे रही है। ये आरोप भी लग रहा है हमारी सरकार के ऊपर कि ये पूरा ग्रामीण क्षेत्र पे ध्यान दे रही है। सड़क मानते हैं इसी कारण से कुछ अधोरचना के विकास में इसी कारण से कुछ कमी आई है, उसकी भी समय आने पे पूर्ति कर दी जाएगी। ये फिगर बताते हैं कि आज किसान संपन्न, समृद्ध और आत्मनिर्भर हुआ है। सर, यदि इनके फिगर को लिया जाए, आप खुद बैंक में भी रहे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो बोलते हैं कि किसान हमसे काफ़ी खुश है, लेकिन जब फील्ड में जाएंगे तो किसानों के पास कई तरह की समस्या है। जबकि किसानों के नाम पे ही प्रदेश सरकार लगातार कर्ज लिए जा रही है। जब भी धान खरीदी आता है सरकार जाके कहीं से कर्ज लेती है और छत्तीसगढ़ राज्य का कर्ज बढ़ते जाता है। तो क्या मानते हैं, कर्ज लेके कब तक ये चलता रहेगा ऐसा, और राज्य को और कितने कर्ज अभी लेने पड़ेंगे आगे? कर्ज लेकर के राहत दिया जा सकता है, लेकिन जो किसानों की सामाजिक और आर्थिक विकास की जो गति है वो दिनों दिन बदतर होती जाएगी। क्योंकि जो किसान है वो वैसे भी देखा जाए अगर तो पूरे छत्तीसगढ़ में 86% किसान लघु और सीमांत वर्ग के हैं, और इस 86% किसानों के पास में कुल कृषि भूमि के 47% भूमि इनके पास में है। और बड़े किसान जो है जिनको इस सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, चाहे धान खरीदी का, बिक्री का जो भी है, उचित मूल्य पर जो धान खरीदी जा रही है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर जो धान खरीदी जा रही है उससे न्यूनतम लाभ किसानों को तो मिल रहा है, गरीबों को बहुत ही न्यूनतम मिल रहा है, बड़े किसानों को अधिक लाभ मिल रहा है, जहाँ तक हम लोग की समझ है। अब जहाँ तक सवाल है कि जो गरीब किसान है वो 86% गरीब किसान है जो अर्ध कुपोषण की स्थिति में है, जो साल भर अपने खाने पीने की खाद्यान्न को एकत्र नहीं कर सकता, इकट्ठा नहीं कर सकता है, और वो इस 2,500 रुपये या 2,240 जो समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, 600 रुपये अतिरिक्त जो उनको दिया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, उसको प्राप्त करके वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं आ रहे हैं। सिर्फ राहत है और न्यूनतम राहत है, इससे किसानों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी। दूसरी बात है, जैसा अभी कहा था आपने कि वर्मी कंपोस्ट जबरदस्ती दिया जा रहा है। वर्मी कंपोस्ट दिया जाना चाहिए, जबरदस्ती नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि ज़मीन की स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है दिनों दिन रासायनिक खाद के प्रयोग से। अब जैसे अशफाक अली जी और सिसोदिया जी ने कहा है कि आत्महत्या
तो हम इसको इस तरह से ना लें कभी भी कि एक पार्टी बोलेगी कि हमारे समय में आत्महत्या अधिक हुआ और इनके समय में कम हुआ। ये कोई मानवीय मूल्यों पर आकलन करने का तथ्य नहीं है। हमको देखना है कि ये जो आत्महत्या हो रही है क्यों हो रही है और इस आत्महत्या के पीछे कारण है क्या है। तो सामाजिक दृष्टिकोण से यदि हम लोग सोचते विचारते हैं तो ये समझ में आता है कि सबसे अधिक गरीब किसान इस छत्तीसगढ़ में हैं और जो सिर्फ एक फसली उत्पादन पर निर्भर करते हैं और धान। अब रहा सवाल कि समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाती है, तो समर्थन मूल्य पर खरीदी किया जाना भी एक बहुत भारी शोषण का एक कारण बनता जा रहा है। जैसे आप देखिए मक्के का उत्पादन होता है यहाँ पे, अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मक्के का समर्थन मूल्य करीब 1800-1900 के बीच में है, लेकिन गांव में मक्का खरीदा जा कितने में रहा है ना, कभी 900 में, कभी 1100, कभी 1200 में। यानी समर्थन मूल्य भी नहीं खरीदा जा रहा है। इस पर कोई सरकार का नियंत्रण नहीं है। होना चाहिए कि जो समर्थन मूल्य से नीचे यदि कोई भी खरीदी होती है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। धान के समर्थन मूल्य है, धान के समर्थन मूल्य का भी यही हाल है। आप आज भी 1400 रुपये में धान गांव में जाके खरीद सकते हैं, जबकि मूल्य कितना है, 240 रुपये है। तो इस तरह से शोषण हो रहा है, बिचौलिया इसका लाभ उठा रहे हैं और सरकार इस धान खरीदी की इस योजना को जो राहत के लिए, जो पूरे देश में सबसे अधिक समर्थन मूल्य पर धान खरीद रही है, किसानों के हित में खरीद रही है, लेकिन उसका लाभ 40% ही मिल रहा है, 60% नहीं मिल रहा है, क्योंकि 53% भूमि तो बड़े किसानों के पास में है और एक एक किसान 5 लाख और 8 लाख और 10-10 लाख का धान बेच रहा है। और जो खाने के लिए इसके पास धान का उत्पादन नहीं होता है, वो धान बेचे तो भेजता जरूर है, लेकिन फिर वो सोसाइटी से खरीदता है। अपना 10 क्विंटल धान बेच करके जो पैसा मिला उससे फिर सोसाइटी पर आधारित, जो सोसाइटी से 1 रुपये किलो चावल मिलता है, उस पर आजीविका निर्भर है उसकी, और वो भी खत्म हो जाता है समय पर। एक किसान को, एक परिवार को 35 किलो यदि राशन 1 किलो रुपए के हिसाब से दिया जाता है, 12 से 14 दिन में वो खत्म हो जाता है। इसके बाद फिर से वो 20 और 25 रुपया किलो चावल खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है। तो यहाँ किसानों के समर्थन मूल्य पर धान को खरीदना और उस पर प्रभावी नियंत्रण ना कर पाना किसानों के नुकसान की ओर ले जा रहा है। सर, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जैसा भैया ने भी बताया कि सरकार समर्थन मूल्य बढ़ा कर दे रही है और इसके अलावा कई और योजनाओं के जरिए पैसा दे रही है, लेकिन फिर भी किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसके हिसाब से मैं जानना चाहूँगा कि क्या ऐसा होना चाहिए कि किसानों की स्थिति को उठाया जाए। मोदी जी ने भी बोला था कि हम शायद 2022 या 2025 बोला था कि तब किसानों की आय दुगनी कर देंगे, तो वो स्थिति तो कहीं दिख नहीं रहा है फील्ड में। तो क्या ऐसा किया जाए कि किसानों की स्थिति को सुधारा जाए? देखिए, कोई भी सरकार है, कोई भी बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा जो है बदहाली में जिए। उसी तरीके से सरकार का भी हाल है कि कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो उसकी जो पब्लिक है, आवाम है, जो भी मतलब लोग हैं, वो बदहाली में जिए। उनकी नीतियाँ, उनका हृदय बहुत पवित्र होता है जब कोई वो नीति बनाते हैं, चाहे मोदी जी बनाए चाहे भूपेश बघेल जी बनाए। लेकिन जो बीच में जो समस्या कहाँ पर अटकती है, समस्या अटकती है करप्शन पर, भ्रष्टाचार, या ये कहें कि रूल ऑफ लॉ, जो न्याय का विधान नहीं है यहाँ पर। जैसा आपने बोला, आप लोगों की बातों से भी आया कि भाई जो बड़ा किसान है वो ज़्यादा लाभ पा रहा है, जो छोटा किसान है वो मतलब मार्जिनल फार्मर जो है सतह पर, सरफेस पर, उसको कोई वो नहीं मिल रहा है। तो इसी तरीके से जो रूल ऑफ लॉ है, जो मतलब न्याय का, इंसाफ का निज़ाम जिसको बोल रहे हैं उर्दू में, कानून, न्याय का विधान, रूल ऑफ लॉ, वो जब तक नहीं होगा तब तक मतलब ये समस्याएं यथावत रहेंगी। सरकार कोई भी हो, ऐसा नहीं कि भूपेश बघेल ने कर्जे माफ़ नहीं किए, उसने कर्जे माफ़ किए, मोदी जी ने भी 6-6 हज़ार रुपये भेजे। लेकिन क्या है कि बीच में जो चूहे हैं, चूहे जो मतलब सिस्टमेटिक एरर जो है, व्यवस्थागत विसंगति के कारण जो कुछ चूहे बन गए, वो चूहे किसान के हक पर डाका डाल रहे हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी जरूरी होगी कि रूल ऑफ लॉ, जिसको अपन बोल सकते हैं कि रियासत मदीना का निजाम या रामराज, दोनों मतलब जस्टिस की बात करते हैं, दोनों में न्याय की बात की गई है। चाहे मदीना की रियासत की बात करें चाहे रामराज की बात, दोनों बराबर है। दोनों वो जब तक नहीं होगा तब तक कोई मतलब आप कुछ भी कर लीजिए,
दो पार्टियां हैं, मान लीजिए अभी अब हमारे राज्य में दो पार्टियां जरूर हैं। अब उनसे आप बहस कराएंगे तो भाई क्या होता है कि वो लोग दिन में अलग अलग स्कूल में जाते हैं, शाम को एक ही जगह ट्यूशन के लिए एक जगह जाते हैं, तो वो बहस बेनामी होगी। मतलब शाम को ट्यूशन कईयों के एक जगह लगते हैं, ट्यूशन क्लासेस अलग हैं, स्कूल अलग है। तो जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होना है। किसानों के साथ साथ यदि सरगुजा के खनिज संपदाओं की बात करें तो खनिज संपदाओं का दोहन लगातार जारी है, चाहे वो मैनपाट का क्षेत्र हो, चाहे उदयपुर का क्षेत्र हो, या फिर सूरजपुर के एरिया हो, या फिर सामरिक एरिया हो, कहीं पर भी लगातार कोयले हैं, यहाँ के बॉक्साइड हैं और कई सारी चीज़ें खुदाई लगातार जारी है। लेकिन जिस गति से सरगुजा का संपदा निकाला जा रहा है उस गति से यहाँ पर विकास दिखता नहीं है। और अभी हाल का उदाहरण है कि मैनपाट क्षेत्र में, सीतापुर क्षेत्र में लगातार वहाँ के लोग किसी न किसी मामले को लेकर विरोध कर रहे हैं, चाहे वो चिरगा का मामला हो या कल फिर मैनपाट का मामला हो। तो विरोध के बावजूद सरकार जो है लोगों का सुनना नहीं चाहती। उनका अपना एक है कि नहीं, यहाँ खोलना है तो खोलना है खदान, या जो भी वो बोल देंगे कि हम तो नियम बना दिए, या हमने भेज दिया, सेंट्रल को भेज दिया, प्रदेश बोलेगी हमने अपना काम कर दिया, सेंट्रल बोलेगी प्रदेश ने हमको अनुमति दी तब तो हमने वो किया। तो क्या लगता है, क्या ये जनता को गुमराह करने का सिर्फ है या फिर जनता की सुनना ही नहीं चाहते कोई? पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस का राज है और कांग्रेस ने खनिज माफिया के रूप में हम लोग कांग्रेस के राज को देख रहे हैं। चाहे वो बालू का मामला हो, कोयले का मामला हो, कोयले पे अवैध वसूली का मामला हो, सारे मामलों में जांच भी चल रही है, ईडी की कार्यवाही भी चल रही है। और आपने जब ये बताया कि यहाँ पे सूरजपुर सहित उदयपुर का भी मामला लिया, लेकिन अभी हाल के में बतौली में जो घटना घटी है उसका भी उल्लेख करना चाहूँगा। और बतौली में जनभावनाओं के विपरीत जाकर के प्रदेश के मंत्री अमरजीत भगत ने वहाँ पर जाकर के गांव वालों को समझाने का जो प्रयास किया है, मैं समझता हूँ कि जो किसी भी हाल में रहना चाहता है, कोई मान लीजिए नॉनवेज नहीं खाना चाहता है, उसको आप जबरन नॉनवेज खिलाना चाहते हैं, ठीक है, विकास के लिए खनन होना जरूरी है, विकास के लिए फैक्ट्रियाँ लगना जरूरी है, लेकिन हमारा काम, जनप्रतिनिधि का काम तो जन भावनाओं के अनुरूप व्यवहार करना है। और अगर जन भावनाएं वहां पे विपरीत हैं, उनको नहीं लगता है कि उनको नॉनवेज खाना चाहिए, तो उनको जबरन आप क्यों खिलाने पे आमादा है। आज वहां पर जिस प्रकार की बतौली में स्थिति बनी है वो बेहद शर्मनाक है और मंत्री को उस प्रकार का वहां पर जाकर के व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए था और जन भावनाओं के विपरीत उनको आचरण नहीं करना चाहिए था। आज से चौथी बार वो विधायक बने हैं, हमको लगता था कि वो वहाँ के जनता के आवाज़ हैं, लेकिन आज जिस प्रकार की जो घटना हुई है और जनता को वहाँ पे उनको घेराबंदी करनी पड़ी, उसको बुलाने के लिए, निकालने के लिए पुलिस लगाना पड़ा, उन सारी परिस्थितियों को देख करके हमको ये लगता है कि ये बात फिर से एक बार प्रमाणित हुई है कि ये सरकार खनिज माफिया है और खनिज माफियाओं के साथ इनकी मिली भगत और साठगांठ लंबे समय से है। चाहे वो उदयपुर का कोल ब्लॉक का आवंटन में जिस प्रकार की भूमिका इनकी देखने के लिए मिली, यहाँ पे इनके मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा था कि अगर कोई भी एक पेड़ भी काटेगा तो मैं उसमें मैं गोली खाने के लिए मैं तैयार रहूँगा। मैं समझता हूँ कि जब गोली खाने की बारी आई, यहाँ पे विरोध करने की बारी आई, तो वहाँ पर नदारत थे। जिस प्रकार से पूरे दोहन सरगुजा जिले का चल रहा है, मैं समझता हूं कि जैव विविधता वाले पूरे इस क्षेत्र में और यहाँ पर जिस प्रकार के हाथी, भालू, शेर, चीते और बंदर, विभिन्न प्रजातियों के जो यहाँ पे जंगली नस्ल के जो वन्य प्राणी हैं उनके लिए और विभिन्न नस्लों के वनौषधि और वनस्पतियों का जिस प्रकार का ये केंद्र है, इसको अपने पास रिजर्व रखना चाहिए। साथ ही उन क्षेत्रों की कटाई जरूर करनी चाहिए जिन क्षेत्रों में सहजता से खनिज का दोहन किया जा सकता है। कई राजस्थान के कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो पठारी इलाके हैं जहाँ पे वनस्पति का एक तिनका भी नहीं उगता, पहले उनका दोहन कर लें। और यहाँ पर जो दोहन किया जा रहा है उसका उदाहरण बहुत विकृत है। उदयपुर के जंगलों का जिस तरीके से सर्वनाश किया गया है, उसके बाद लेयर बाय लेयर जहां से जिस तरीके की मिट्टी निकाली गई उस तरीके की मिट्टी वापस डाल करके और उसको फिर से व्यवस्थित करके जंगल बनाने का जिस प्रकार का उदाहरण पेश करना था, वो उस प्रकार का उन्होंने नहीं किया है। इसलिए मैं समझता हूं कि जनता का विश्वास अर्जित नहीं किया जा सका और इसलिए जनता इस विकास की अवधारणा को अस्वीकृत कर रही है। मैं समझता हूं कि अगर विकास की अवधारणा को स्वीकार करना है तो उसके लिए अच्छे उदाहरण भी प्रस्तुत करने पड़ेंगे। अभी हमको लालच दिया जा रहा है कि हम वो अदानी कोई स्कूल खोल देगी तो उसको 12वीं तक पहुंचा देगा, उसके बाद
कुछ दिन के बाद हम वहां पे अस्पताल भी खोल देंगे। जो काम सरकार को करना ही था उस काम के लिए हमको अदानी के जिम्मे में छोड़ दिया आपने। हमारा काम जो था हमको करने दीजिए, सरकार का काम सरकार को करने दीजिए। और हमको अगर ये बात पसंद नहीं है कि हमारे गांव से कोई एक मिट्टी का ढेला उठा करके ले जाए, तो 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के आधार पर उसको इस बात का पूरा अधिकार है कि ग्राम पंचायत इस बात को तय कर सके कि हमारे क्षेत्र से कोई एक मिट्टी का ढेला भी न ले जा सके। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसको अंकुश लगाना चाहिए। सरकार को आगे आकर के जन भावनाओं का आदर करना चाहिए। निश्चित रूप से जन भावनाओं का आदर करना चाहिए, चाहे वो जगन्नाथपुर का मामला हो खदान का, या फिर आप उदयपुर एरिया का मामला ले लें या मैनपाट का ले लें। हर जगह ग्राम पंचायतों ने यह प्रस्ताव पारित किया कि हम अपने यहाँ खदान खोलना नहीं देना चाहते, लेकिन इसके बावजूद खदान खोला गया। चाहे वो दबाव डालकर खोला गया, जन सुनवाई हुई तो जन सुनवाई में पुलिस खड़ा किए जाते हैं, अधिकारी दबाव डालते हैं। तो क्या मानते हैं, ये जो जन सुनवाई है ये केवल एक कोरम पूरा करने का तरीका है, या फिर आपको तो वहाँ खदान खोलना ही है, चाहे वो विरोध हो या कुछ भी? मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, सबसे पहले मैं अदानी प्रोजेक्ट जो उदयपुर में चल रहा परसा केते वाला है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि कांग्रेस सरकार अभी 4 साल पहले आई है, मुश्किल से 4 साल हुए हैं। उसके पहले 15 साल तक बीजेपी की माननीय रमन जी की सरकार थी। लेकिन पिछले 3 कार्यकाल से कांग्रेस यहाँ पे है, कांग्रेस के विधायक, वो क्यों खड़े नहीं होते हैं इसके लिए कि हम जनता नहीं मान रही है तो हम उनके साथ बैठे रहेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे? केवल कभी बयान आता है, फिर पता चला कि वहाँ कार्रवाई हो जाती है। बात अभी जितनी भी कार्रवाई हुई है, जो भी छत्तीसगढ़ शासन है, सरकार के द्वारा जो भी उनके हित में या उनके बचाव के लिए जो काम किया जाना उचित समझा गया वो किया गया। जहाँ तक यहाँ के विधायक की बात है, विधायक हमेशा उनके साथ रहे। अभी जो बंद हुआ है, जो एक्सटेंशन की बात थी, उस एक्सटेंशन को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रस्ताव पारित करके उस एक्सटेंशन को रोका है। इसके पहले जो कुछ हुआ वो सब भाजपा के द्वारा बोया गया था। भाजपा के शासनकाल में खदानें शुरू हुई, भाजपा के शासन में जन सुनवाई हुई। आपके थे सर क्षेत्र से विधायक, उदयपुर क्षेत्र के संरक्षक, आपके अभिभावक, मैनपाट का मामला ले तो सीतापुर के विधायक थे, टीएस सिंहदेव थे। उनको संरक्षण देना चाहिए और उस मामले में आज वो सक्षम है। हो सकता है कि जब विधायक रहे हो उस समय सक्षम नहीं रहे हो, और उस समय में जिस प्रकार का वहां से आवाज उठा, जिस प्रकार का रिपोर्ट यहां से गया होगा सरगुजा जिले से, उस सरगुजा जिले की रिपोर्ट में टीएस सिंह की भी सहमति रही होगी और उस सहमति के आधार पर उस समय खनन का को स्वीकृति दी गई होगी। आज वो उस शासन के उस मंत्री के पद पर हैं और उनको उस आवाज को लगातार सुनने का मौका मिल रहा है। लगातार इस प्रकार की गतिविधियों में वो संलग्न रहे हैं। उनके सामने वो वहां पर जाकर के उन्होंने ये बात कही है कि अगर वहां पर एक भी डगाल काटा गया तो मैं वहां पे आमरण अनशन करूंगा और पहली गोली खाने वाला मैं रहूंगा। मगर जब वहां पर पेड़ काटे जा रहे थे वहां पर टीएस सिंह नेदारत थे। देखिए, उस समय भी ये बात आई थी, वहां भी 2 पक्ष रहा है। एक जंगल काटने के पक्ष में था, खदान खोलने के पक्ष में था, एक विरोध में था। उन्होंने जो बयान दिया था कि जब दोनों पक्ष एक साथ मिलकर किसी भी मुद्दे पे एक राय बनाएगा, मैं उसके साथ खड़ा हूं, पहली बात। दूसरी बात, जब वो विधायक थे, विधायक और सरकार से तुलना कर रहे हैं आप। बीजेपी सरकार, सारे शक्तियां उसके पास, जन सुनवाई का उसका अधिकार, प्रशासन उसका, शासन उसका, सारी कार्रवाइयां बीजेपी शासनकाल में हुई। आज बीजेपी उस मुद्दे को उठा रही है, किस मुंह से उस बीजेपी उस मुद्दे को उठा सकती है? क्योंकि पूरी कार्रवाई तो बीजेपी शासनकाल में हुई है। परसा केते के संबंध में, वहाँ अदानी ने जो प्रोजेक्ट डाला उसके संबंध में, उस समय मामूली केवल एक विधायक उसके लिए क्या कर सकता था? विधायक ने समय समय पे जो वहाँ के गांव वाले थे उनके साथ हमेशा खड़े रहे, और यदि खड़े नहीं रहते तो चुनाव कैसे जीतते? हमारे तरफ से जो गलतियां हुई हैं, हमेशा गांव वालों ने उनको वोट दिया, वजह से ही हम विपक्ष में हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस समय आप सरकार में हैं, आपके विधायक मंत्री हैं, अदानी के गोद से निकल करके वहां से बाहर आइए और अदानी के खिलाफ खड़े होइए। हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। आज इसको रोकने के लिए कौन सी पहल आप कर सकते हैं, उस बात पे बात करिए। आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलने वाला है। उदयपुर की जनता आहत है, उस प्रकार का उनको, जिस प्रकार की उनको तकलीफ है, आप निश्चित रूप से मान करके चलिए कि एक ऐसा समय आएगा जब जिस तरीके से बतौली में
चिरगा में जिस तरीके से आपके मंत्री अमरजीत भगत को घेर करके और वहां पर पुलिस बल बुला करके उनको निकालना पड़ा, उसी प्रकार की स्थिति उदयपुर में न निर्मित हो जाए। और अराजकता की स्थिति से बचने के लिए मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि उदयपुर की जनता को राहत प्रदान करें। आज आप ये बात कह रहे हैं कि आधे लोग उसके पक्ष में और आधे लोग विपक्ष में, मैं आपकी इस बात की आलोचना करता हूं। आप वहां के 100% जनता इस बात के विरोध में है और मैं उनके साथ हूं। आपको भी उनके दूसरे पक्ष को सुनने के बजाय जन भावना का आदर करना चाहिए और जन भावना के आदर करते हुए वहां पे अगर एक आदमी भी ये बोल रहा है, आप प्रशासनिक अधिकारी क्यों बन जाते हैं भाई? आप प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, आप जनप्रतिनिधि हैं। जनता की इच्छा के अनुरूप बात करिए। अगर सिंगूर में वेस्ट बंगाल में अगर ममता बनर्जी ने उन्होंने वहां पर मारुति का शोरूम, नैनो का शोरूम बनने नहीं दिया, हो सकता है कि उससे विकास का मामला जुड़ा हुआ हो, लेकिन अगर जनता नहीं चाहती तो आपको बिल्कुल नहीं बनने देना चाहिए। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमको जनता की आवाज बनना है। वो चाहे कुछ बातों को गलत भी कहें तो भी अगर हम उनके विश्वास को अर्जित कर पाएंगे तब हम उनको बता पाएंगे। आज आप ये बात बताने में बिल्कुल असफल हैं। बतौली इस बात का उदाहरण है। भले आप 4 बजे 4 बार एमएलए बन गए हों, लेकिन आप जनता की भावना का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। आप जनता के नायक नहीं बन पा रहे हैं। आप एमएलए बनना तो एक गणित करने जैसा होता है। कोई समीकरण इधर से उधर बैठ गया, इधर से उधर बैठ गया और आप एमएलए बन गए। वोट किस तरीके से लिए जाते हैं और किस तरीके से दिए जाते हैं वो कांग्रेसियों से बढ़िया कोई नहीं जानता। मैं आपसे केवल यह बात का अनुरोध कर रहा हूं कि आप केवल विधायक बनने के लिए काम न करें, आप नायक बनने के लिए काम करें और जन भावना का सम्मान करने का पूरा कोशिश करें। मेरा एक मानना है, और आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, हमेशा जननायक के रूप में काम किए हैं। यहाँ के जो माननीय विधायक हैं, चाहे सीतापुर के विधायक है, वो भी जननायक के रूप में काम किए हैं, इसे लगातार जीतते आ रहे हैं। सीतापुर की जो घटना है, पहले मैं उसके बारे में बोलना चाह रहा हूँ कि माननीय विधायक ने, जो वर्तमान में मंत्री हैं, उन्होंने लेटर लिख के दिया है और जनता के साथ उन्होंने भी बयान दिया है कि जो जनता कहेगी मैं उसके साथ हूँ। उससे ज़्यादा क्या कर सकता है? लिख के दिए हैं वो, और डिमांड किए हैं कि प्लांट ना खोला जाए। किसको लिख करके दिए? शासन को लिख के दिए हैं। किसका शासन है? उन्हीं का शासन है। अपने शासन को खुद ही लिख के दे रहे हैं। हाँ, तो केवल विधायक है ना वो। क्या मजाक कर रहे हैं? खुद सरकार आप अभी टीवी डिबेट पे बैठे हुए मजाक मत कीजिए। मजाक खुद का शासन खुद ही को लिख करके वो विरोध कर रहे हैं, उस लाइन पे प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक टीएस सिंधो की बात है, टीएस सिंधो ने भी समय समय पर उदयपुर की जनता के साथ, वहाँ के लोगों के साथ वो भी लिख करके दिए, खुद ही को लिख के दिए। नहीं, खुद ही को लिखने की बात नहीं है। उन्होंने पूरा प्रयास किया है और हमेशा कोशिश की है। जो कानूनी अड़चन है, पर्यावरण मंत्रालय है, केंद्र सरकार है, पहले से जो सब चीजें जारी हो चुका है, एक बात का केवल मेरे एक बात का केवल जवाब दीजिए, मेरे केवल एक बात का जवाब दीजिए। जिस समय अदानी के ने जंगल को काटने के लिए वहां पर लोगों को उतारा, उस समय में आपके छत्तीसगढ़ पुलिस के 1000 सिपाही विभिन्न थानों से बुला करके उनको डेपुट कराया गया, जिसमें जिसका नेतृत्व यहाँ के एडिशनल एसपी माननीय शुक्ला जी कर रहे थे। क्या आपको इस प्रकार के साधन उनको उपलब्ध कराना चाहिए अगर आप जनता के साथ हैं तो? यदि केंद्र सरकार की कोई योजना है, केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में यदि कोई काम चल रहा है, सरकार मजबूर है उसके लिए करने के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार, कोई भी सरकार, केंद्र सरकार के आदेशों का, उनके हिसाब से जो कुछ चल रहा है, राज्य सरकार मजबूर है उसके लिए करने के लिए। यहां से अगर केंद्र सरकार ने उसको स्वीकृति दी गई होगी, केंद्र सरकार ने उसको कोल माइंस को स्वीकृति दी गई होगी, तो बिना राज्य सरकार के अनुमोदन के या बिना राज्य सरकार के प्रस्ताव के वो स्वीकृति दी गई होगी क्या? तो राज्य सरकार किसकी? राज्य सरकार इस बार जो हुई है, 15 साल किसकी सरकार? अरे साहब, इस समय 4 साल में इतनी लंबी प्रक्रिया नहीं हुई है। जो परसा केते एक्सटेंशन की बात हो रही है, पुराने अनुभव के आधार पर जो एक्सटेंशन की बात है, तो राज्य सरकार प्रस्ताव पारित करके कैंसिल कराने का प्रस्ताव पारित करना दी। इसी वजह से तो भाजपा एक्सटेंशन की कार्रवाई, इसी वजह से भाजपा को उदयपुर में वोट नहीं मिलता रहा। अभी क्या स्थिति है उस पर बात करिए। वही कह रहा हूँ कि एक्सटेंशन रोका गया कि नहीं रोका गया। एक दूसरा क्वेश्चन उठाना चाहूंगा, ये वाद विवाद चलता रहेगा। सर, आपसे लेना चाहूंगा, चाहे वो मैन पार्ट एरिया का मामला हो, बालको का, या उदयपुर में अदानी का मामला हो, जब लोकल लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात आती है, तो स्थानीय लोग केवल लेबर बन के रह जाते हैं। उनको उससे ऊपर की नौकरी मिल ही नहीं पाती। बहुत 1-8% भी मिलती होगी तो बहुत ज़्यादा है, मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मिलता है।
और इसके बाद जब वो कंपनियां अपना काम बंद करती हैं तो लोगों को निकाल देती हैं। अभी बाल्को ने वहाँ काम बंद किया है मैनपाट में, और उसने अपना ऑफिस अंबिकापुर शिफ्ट कर दिया और वहाँ के लोगों को निकाल दिया। वहाँ के लोग हल्ला कर रहे हैं कब से, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो क्या एक जनप्रतिनिधि का ये दायित्व नहीं बनता कि जब भी उसके क्षेत्र में कोई खदान खुल रही है या कुछ भी खुल रहा है तो कम से कम वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार से जोड़ा जाए, क्योंकि उनकी ज़मीनें जा रही हैं, उनका जंगल जा रहा है, उनका सारा कुछ जा रहा है, इसके बाद रोजगार क्या मिलता है उनको? लेबर। तो सर इस विषय में आपका मैं एक पक्ष जानना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पे अगर कोयला उत्खनन की बात है तो ACCL के द्वारा भी कोयला उत्खनन किया जा रहा है और अदानी के द्वारा भी किया जा रहा है। अदानी एक तरीके से वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही वो उत्खनन कर रहा है, लेकिन राजस्थान थर्मल पावर को ये लीज दिया गया है। वहाँ पे जो कोयला उत्खनन में लगे हुए जो लोग हैं उनको जो दैनिक वेतन पर जो रखा जाता है उनको 15 से 17 हज़ार रुपये मिलता है, और जो ACCL के कर्मी हैं जो इसी कार में लगे हुए हैं उनको 40 से 50 हज़ार मिलता है। तो सरकार अगर चाहती है रोजगार देना तो प्राथमिकता से, अभी हम उत्खनन को छोड़ दे रहे हैं, हम रोजगार पे ही बात कर रहे हैं कि अगर रोजगार देना चाहती तो ACCL बहुत बड़ी कंपनी है जी, और ये सरकार की कंपनी है, सरकार के नियंत्रण में है। वो सारे सेवा शर्तों के आधार पर उनको रोजगार वहाँ उपलब्ध करा सकती थी, कोयला उत्खनन भी कर सकती थी और उस कोयले को राजस्थान थर्मल पावर को दे भी सकती थी। राजस्थान थर्मल पावर को जो कोयला उपलब्ध हो रहा है वो कहीं 120 और कहीं 350 और कहीं 550 मीट्रिक टन के हिसाब से मिल रहा है, दिया जा रहा है। और ACCL का जो उत्खनन होता है जो कोयला है, तो जो लाभ सरकार को मिल सकता था वो लाभ सरकार न लेकर के निजी कंपनियों को देना एक तरीके से जो राष्ट्रीय जो संपदा है, खनिज संपदा है, उसको दूसरे के हाथों में देना है, एकाधिकार सौंपना है। ऐसा नहीं होना चाहिए और यही एकाधिकार के कारण से रोजगार और ये जो नौकरी से निकालने की बात हो रही है ये सामने देखने को मिलता है। जब कभी भी किसी भी निजी हाथों में राष्ट्रीय संपदा को सौंपी जाएगी तो एकाधिकार होगा और वहाँ तानाशाही होगी। और इसमें जो जनप्रतिनिधि हैं, अब वो जनप्रतिनिधि कौन क्या किस पार्टी से, उस पर हम जाना नहीं चाहते हैं। जनप्रतिनिधियों का दायित्व है उसका जनता से सरोकार होना चाहिए, उसका किसी पूंजीवादी व्यवस्था से या पूंजीपतियों से या कारपोरेट से उसका सरोकार नहीं होना चाहिए। और यदि उसको प्राथमिकता देना है तो जो आम जनता है, आम जनता के प्रति उनका सरोकार है, उनकी जिम्मेदारी है, उनका दायित्व है। लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि मतदान तक तो मतदाता ही केंद्रित है, उनकी योजनाओं में केंद्रित है मतदाता, मतदान लेने तक के लिए। उसके बाद वो आम जनता इस देश का नहीं है, इस देश का आम मतदाता है जो नेताओं के काम आ रहा है और उसके प्रति कोई सोच नहीं है, किसी प्रकार की सोच नहीं है जनप्रतिनिधियों की। जनप्रतिनिधि विधायक हैं, सांसद हैं जो स्थानीय स्तर पर है। उन विधायकों और सांसदों को इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी बात आ गई कि जैसे यहाँ उदयपुर में जो प्रतिनिधित्व की बात आई तो वहाँ पे वो उतनी क्षमता से उसमें कारगर साबित नहीं हुए और उनके साथ खड़े नहीं हुए। हम आम जनता को दो दल में बांट दिए खुद, और हम बोल रहे हैं कि आप लोग जो निर्णय करोगे। आम जनता ने आपको प्रतिनिधि बनाया है, आम जनता का प्रतिनिधित्व तो आप करते हैं, यानी उनकी तरफ से आप हर बात करेंगे। क्या बात करेंगे? उनके हित की बात करेंगे, उनके विकास की बात करेंगे, वो सामाजिक न्याय की बात करेंगे। वो आप नहीं कर रहे हैं, आप उन्हीं के ऊपर छोड़ दे रहे हैं। वो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, नासमझ हैं, उनको ये प्रकृति, जलवायु परिवर्तन और संपदा, खनिज संपदा, इसके दुष्परिणाम की समझ ही नहीं है। तो यदि वहाँ उत्खनन हो रहा है तो हम लोग अभी पेड़ काटने और पेड़ बचाने की बात कर रहे हैं, जबकि जलवायु परिवर्तन सिर्फ उदयपुर के परसाव केते के लोग ही परेशान नहीं होंगे। उस जलवायु परिवर्तन का संकट जो यही है कि आज इस बार अगस्त के आखिरी महीने में पानी बरसना शुरू हुआ था। ये जलवायु परिवर्तन, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, तापमान का बढ़ना, जलवायु परिवर्तन से जो आपके ध्रुवीय प्रदेश है वहाँ से जो आपके जैसे अंटार्कटिका और
आपके ग्रीनलैंड है, वहाँ का जो बर्फ पिघल रहा है, जो ओजोन लेयर कमजोर हो रही है, इन सब की समझ नेताओं को तो होनी चाहिए और आम जनता को समझाने की जरूरत नहीं है। आप समझ करके उसके दुष्परिणाम को देखिए। अभी जैसे यहाँ बतौली में क्या हुआ, मैं भीड़ से थोड़ी बात करूंगा, आप किससे बात करोगे? आप किसके प्रतिनिधि हो? भीड़ नहीं तो आपको भेजा है। हाँ, जिस समय आप भीड़ में आप मतदान की भीख मांगते हैं, उस समय वो भीड़ नहीं, वो आम जनता होती है, मतदाता होती है। और जब उनके हित की बात आपको करना है, उस समय आप कहते हैं भीड़ से मैं थोड़ी बात करूंगा। वो भीड़ भी आपको एक प्रतिनिधि भेजे, फिर आप उनके प्रतिनिधि हैं, लेकिन उसको भूल जाते हैं और आप बादशाह की तरह वहां पे व्यवहार करते हैं। इतना अहंकार नहीं होना चाहिए जनप्रतिनिधियों को। आम जनता के लिए चुने गए हैं आप, आम जनता के हितों की रक्षा के लिए आप जनप्रतिनिधि हैं। उनके हित की बात न करते हुए आप शहंशाह की तरह फरमान सुना रहे हैं। गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसका विरोध होना चाहिए, इसका बहिष्कार होना चाहिए। और ऐसे ये बहुत बड़ी आम जनता के साथ दुर्व्यवहार है। तो रोजगार के, जहां तक आपने कहा है, रोजगार स्थानीय लोगों को नहीं मिलता है। पूरे तकनीकी लोग बाहर से आते हैं, क्योंकि कंपनियां बाहर की होती हैं। अदानी जो है गुजरात के हैं, गुजरात से सारे लोग आते हैं, यहाँ काम करते हैं और यहाँ वो 10 और 12 हज़ार की नौकरी के लिए और नाम मात्र की, जैसे सिसोदिया जी ने कहा, भारत ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर उनको लालच दे दे रहे हैं, घर बनाने के नाम पर लालच दे दे रहे हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य तो सरकार का दायित्व है, उसको पूरा करना है। इसके बाद में आप यहाँ देखिए, अमेरा लगभग उत्खनन हो चुका है। अमेरा में जो विस्थापित हुए, आप जाके आज भी देख सकते हैं कि अमेरा में 4 खंभे गाड़ दिए गए हैं लोहे के और उसपे एक सीट लगा दिया गया है और 4 परिवार वहीं रहता है। कुल 10 परिवार विस्थापित हुए थे, 4 परिवार वहीं रहता है जो भूमिहीन थे। हाँ, मैं गया था, देखे। तो आप वो जो भूमिहीन परिवार हैं, आप सिर्फ जिसके पास भूमि है उसी को मानते हैं विस्थापित होना। जो जंगलों की संपदा है, खनिज संपदा के साथ साथ जंगल है, वहां पे वनोपज है, उस वनोपज में बहुत सारी औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं और वो वनवासी उसी पर आधारित उनका जीवन है। उनके पास जमीन नहीं है, इसलिए तो जंगल पर आश्रित है और जीते हैं। तो उनको भी उजाड़ देते हैं, उनको मानते ही नहीं, उनको नौकरी नहीं देते हैं, जिसकी जमीन उसको नौकरी देते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी विसंगति है और इस तरह के डिबेट होने चाहिए। आपने जो किया है, आपके मतलब सराहनीय प्रयास है। कम से कम सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले जो जनप्रतिनिधि हैं, जो राजनेता हैं, वो सब अपने विचारों व्यक्त करें। कम से कम आपके इस खबरी चौक के माध्यम से लोगों तक बात तो पहुंचे। हम लोगों तक बात ही नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हम जितना संचार माध्यम में आगे बढ़ चुके हैं, उसके बावजूद हम उतने ही पीछे हो जा रहे हैं। आज हमको हमारा कोई सरोकार नहीं है उस उदयपुर के और इस बतौली की और जनकपुर और सामरी के क्षेत्र में, कोई उसका जरूरत नहीं है। अभी जैसे जो मिनरल्स एंड माइंस एक्ट है, उसके तहत में जो उत्खनन होता है, उसको उसी तरह से लैंड को फिलअप करके और उसमें पेड़ पौधे लगाने की बात है। लेकिन कहीं नहीं, आप विश्रामपुर देख लीजिए, वो एक बड़ा गड्ढा है जिससे बहुत असीमित पानी, जिसमें 4 नाव चला करके और वहाँ पे एक पार्क बना दिया गया है और वो पूरा छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में वो ढेर पड़ा हुआ है। वहाँ पौधे लगाते हैं, हर साल भूमि क्षरण और कटाव के कारण से वो पौधे नष्ट हो जाते हैं। ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। तो इसलिए आपने जो कहा है, तो ये रोजगार, विकास का मतलब है रोजगार। तो विकास के नाम पर विनाश हो रहा है, विकास नहीं हो रहा और ना रोजगार मिल रहा है सबको, जगहवासियों को। सर, आपसे 2 क्वेश्चन लेना चाहूँगा। एक तो ये कि जब भूमि अधिग्रहण होती है, लोगों की ज़मीन जाती है, जैसा बताया भी त्रिभुवन भैया ने कि लोगों के पास उतनी समझ नहीं है। उनको करोड़ों रुपए मिले, लाखों रुपए मिले, लेकिन वो 1-2 साल में ख़त्म हो गए। और उदयपुर क्षेत्र की स्थिति ऐसी है कि मैंने कई लोगों को देखा जो करोड़ों रुपए मिले, आज गाय का जो कोठा होता है उसमें रहने को मजबूर है। तो वित्तीय प्रबंधन की जानकारी उन्हें नहीं है। इसकी जवाबदारी कहीं ना कहीं सरकार की होती है कि सरकार उनको वित्तीय प्रबंधन करना सिखाए। दूसरा सवाल, डीएमएफ मद है, मिनरल से जो पैसे आ रहे हैं उसके लिए, तो उन क्षेत्रों में उन पैसों को खर्च ना करके अलग क्षेत्रों में खर्च किया जाता है, जिसके कारण उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और भी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं कहीं ना कहीं नहीं है। और वो तब बढ़ता है जब वहाँ दूसरा एक्सटेंशन करना होता है या खनन करना होता है, तो तेजी से बांटा जाता है बुला के, फिर तो टीवी, कूलर और पता नहीं क्या क्या बढ़ता है। तो इस मामले में आपका एक पक्ष लेना चाहूँगा। आपने अभी कुछ अभियान भी छेड़ा हुआ है,
तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं 17 साल नंगे पाँव रहा और 17 साल में हमने मतलब अलग अलग मुद्दों पर 10,017 चिट्ठियाँ लिखी, अलग अलग मुद्दों पर, जिसमें माइनिंग के 200 लेटर्स थे, 200 पत्र माइनिंग से संबंधित थे। हम लोग भी सोचते थे कि खनन रोक देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अंत में एक चीज समझ में आई, विस्थापन पे मेरे बिल्कुल वही चीज आई समझ में जी कि जैसे मान लीजिए अभी त्रिभुवन दादा के घर के सामने हाथी आ जाए, जी अब मैं बोले नहीं मैं हाथी को रोक लूंगा, जी तो मैं इनको बेवकूफ बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा? जी चाहे अदानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे कोई भी औद्योगिक घराना है, जी इनको सरकारों ने ही हाथी बना के छोड़ दिया जी कि जा तू विचरण कर, जी कौन रोकेगा इनको? जी तो ये तो बिल्कुल कहना बेमानी है। अच्छा, मैं फिर अभी उस क्षेत्र में गया जी तो हमने ये देखा कि अदानी और आंदोलनकारी जो है दोनों मिले हुए हैं, इतना गहरा गठजोड़ है, लोग ठगे जा रहे हैं। जी लोग जो है एक गांव में भाई भाई से बात नहीं कर रहा है, साली गांव में चली जाइए आप, चाहे हरिहरपुर में भाई भाई से बात नहीं कर रहा है, दोनों मिले हुए हैं। तो अब ये सवाल आप कर रहा है कि एक जो है जिस तरीके से लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अपने उसको, वही हमारी भी लड़ाई है। हमारी वहाँ पर 3 मुद्दों पर लड़ाई है, पढ़ाई, कमाई, दवाई। क्योंकि एक आंदोलनकारी ने बहुत क्रांतिकारी भाषण दिया वहाँ, वही बोला कि भाई 12 साल हमने लड़ाई लड़ी, 12 साल और लड़ेंगे। अरे भाई तुम इनको लड़वाते रहोगे क्या है? ये कहाँ तुम कहाँ से कहाँ पहुंच गए? आए थे हरिभजन को होटल लेके कपास। 2006 को तुम्हारा भी इतिहास हम देख रहे थे कि 2006 में तुम कहाँ थे, आज कहाँ आए थे हरिभजन को होटल लेके कपास। हमारे सामाजिक क्षेत्र में ऐसी है कि कई लोग हरिभजन को आए, कपास उठने लगे यहाँ पर। तो एक तो ये वहाँ पर जो है हमने 2012-13 की बात है, भज्जू राम का मसला उठाया था मामला, और उस समय रेणुका सिंह जी ने एक माध्यम से उसको भेजा, उसकी सुनी नहीं जा रही थी। भज्जू राम केते परसा के निवासी, उसका पैसा एक मनीष पांडे नाम के एक व्यक्ति ने हजम कर दिया पूरा, बोला तेरे को तुझको जमीन दिलाऊंगा। अब मनीष पांडे बीडीसी सदस्य थे, आपके जो माननीय विधायक महोदय उन्हीं के अगल बगल घूमते थे। अभी 3 लोगों को और पता लगा है उन्हीं गांव में, वो लोग सब माझवार समुदाय से, वो भी उनका भी जब पता लगेगा कि इनका पैसा किसने हजम किया, वो भी किसी के इर्द गिर्द घूमते नजर आएंगे। और सच बात तो यह है कि वहां पर जो है इस लोकल लीडरशिप किसी पार्टी की नहीं है, सिर्फ गोंडवाना को छोड़ के। बेहतर होता कि अगर वहां के बारे में डिबेट कराए तो आप गोंडवाने वाले को बुलाएं, क्योंकि गोंडवाना को छोड़कर ना वहाँ भारतीय जनता पार्टी है, न कोई भी पार्टी नहीं है वहाँ, मतलब जो 5-6 गाँव में। वित्तीय प्रबंधन जो है उसको कैसे, जैसे किसी भी क्षेत्र में, केवल उदयपुर का मामला नहीं, पूरे सरगुजा में जहाँ भी ऐसी स्थिति है जहाँ पे आदिवासी, उस कंपनी की भी जवाबदारी, नैतिक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नैतिक जवाबदारी उस कंपनी की भी। उसी के लिए हम लोग उस पर दबाव बना रहे हैं। अदानी पर भी दबाव है, प्रशासन पर भी दबाव कि भाई आप जो है इनका जो है किस तरीके से लोग करेंगे। हालांकि इस मामले में डॉक्टर आर प्रसन्ना साहब थे, बहुत स्पष्ट थे। देखिए मैं आर प्रसन्ना साहब ने बहुत अच्छा एक वो किया था कि भाई कोई भी आदमी बिना उसके नहीं निकालेगा। बाकी क्या है कि बाकी तो हाथी है। उसकी सबसे बेहतरीन व्यवस्था न्यायालय में है। न्यायालय जो ऑर्डर करता है, कभी भी आदेश करता है, किसी को मुआवजा देता है, बीमा की राशि देता है, बुजुर्ग रहते हैं जैसे, तो न्यायालय में मैं रहा हूँ, तो उस राशि को जो दिया जाता है उसमें तय कर दिया जाता है कि 5 साल के लिए 5 लाख फिक्स, 2 लाख रुपया जो है फ्री छोड़ा गया, 1 लाख रुपया माँ को, 1 लाख रुपया भाई को, और सब फिक्स रहता है कि निकलेगी नहीं राशि। और ये तब निकलेगी जब बहुत ही ज़रूरत होगी और ज़रूरत की पूरी जांच पड़ताल होगी, उसका प्रतिवेदन पेश होगा न्यायालय में, तब वो राशि निकलेगी। जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होगी तो वो जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षित हैं, वित्तीय प्रबंधन नहीं जानते हैं, बहुत रुपया देखे नहीं हैं, वो रुपया देख के उनके साथ गुड़ में जैसे मक्खी चिपकती है, तो ऐसा हुआ है। और लगभग अधिकांश उसमें जो विस्थापित हुए लोग हैं वो आज कंगाली के दौर से गुजर रहे हैं। उसका तरीका न्यायालय से लेना चाहिए। न्यायालय जो आदेश करते हैं उसकी प्रेरणा से प्रशासन को कोई कानून बनाना चाहिए, नियम बनाना चाहिए, और उनकी राशियों को फिक्स कराने की जिम्मेदारी प्रशासन को करनी चाहिए। आप विस्थापन पे कुछ बोल रहे थे। विस्थापन अपने आप में एक चर्चा का और एक परिचर्चा का अलग विषय भी हो सकता है। मैं समझता हूं कि विस्थापन का दर्द केवल वित्तीय प्रबंधन से समाप्त नहीं होता है, क्योंकि वित्तीय प्रबंधन कर देना सरकार के बस में भी हो सकता है। अगर ईमानदार सरकार होगी तो उसका वित्तीय प्रबंधन भी हो जाएगा।
लेकिन सामाजिक प्रबंधन, जो आदमी उजड़ता है, जो विस्थापित होता है, बड़े बड़े परियोजनाएं जो जब चालू होती हैं, चाहे बाण सागर परियोजना के जो प्रभावित हैं और जिनका पलायन हुआ, उनके दर्द को जब हम लोगों ने समझने की कोशिश की तो हम लोगों को ये बात समझ में आई कि ये जो सामाजिक रूप से जो उनकी क्षति होती है, उस सामाजिक क्षति का एक बार उन्होंने एक बड़ा उदाहरण दिया कि भाई साहब, मैं बहुत अच्छे परिवार से था, अपने गांव का मुखिया था, मेरे घर में जो भी नेता आते थे वोट मांगने मेरे घर में आते थे और मुझसे बात करने के लिए बड़े बड़े अधिकारी आते थे और उस गांव की पूरी व्यवस्था मेरे से संचालित होती थी। आज मैं अंबिकापुर के C/16 वसुंधरा विहार का मेरी पहचान केवल C/16 है। और उसने अपने दर्द को भी ये बताया कि जब मैं किसी गांव में जाता था, जब मैं अपने गांव में रहता था, बाण सागर परियोजना का मैं उस गांव के प्रभावित गांव का था, और जब मैं किसी गांव में अपने गांव के किसी आदमी को बोलता था मेरे बच्चे को जरा चॉकलेट दे देना, वो बच्चा चॉकलेट लेकर के आ जाता था और खाते में मेरे लिखा जाता था, आवश्यकता पड़ने पर मैं उसका भुगतान करता था। उसने ये भी बताया कि आज मैं एक दिन अपने बच्चे के साथ मोटरसाइकिल पर किराना का सामान लेने गया, जब मैंने 100 रुपये का सामान ले लिया और 10 रुपये का बच्चा को जब चॉकलेट की आवश्यकता पड़ी तो मेरे जेब में वो पैसा नहीं था और वो दुकानदार मुझको पहचानता नहीं था। तब मुझको वो जो दर्द महसूस हुआ कि मैंने अपनी केवल संपत्ति नहीं खोया बल्कि अपनी पहचान भी खो करके आया हूँ। उस पहचान की जो संकट, विस्थापन का जो दर्द उनके मन में होता है, उसकी चिंता भी हम सबको मिल करके करनी चाहिए और विस्थापन का दर्द किसी को झेलना ना पड़े, इसकी भी चर्चा हम लोगों को करनी जरूर चाहिए। देखिए क्या है कि हम लोग पहले समाजवादी व्यवस्था में थे, संविधान में भी लिखा है सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब ये समझ में आ गया कि अब हम लोग समाजवाद से हम लोग का जो शिफ्ट है बाजारवाद की तरफ, समाज नाम की इकाई अब हो गई खत्म। अब परिवर्तन तो होंगे, आधुनिकीकरण होना है। भाई आप नेताओं को जाके देख लीजिए कि नेता, कोई भी नेता किसी भी पार्टी का है, वो नेता जैसे दिखता ही नहीं हो, तो कंपनी का CEO टाइप दिख रहा है, उसके पास लैपटॉप है, उसके पास बाजार का दबाव है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये चाहे किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, बाजार का एक भारी दबाव है। अब बाजार के दबाव से बाजार कौन कौन सी चुनौतियां दे रहा है आपको आधुनिकीकरण के दौर में, इस पर वो करना है। बाकी रहा सवाल पहचान का, जैसा आपने बोला, पहचान तो मान लीजिए जब आप सामंतवादी से समाजवादी में आए थे तो सबसे ज्यादा दुखी TS सिंह को होना चाहिए कि भाई इसको महाराज, आज सबसे ज्यादा दुखी होना चाहिए, उसको सबसे ज्यादा दुखी होना चाहिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को। ये तो प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहेगी, लोग पहचान खोते रहेंगे, कुछ नए आएंगे, पहचान बनती जाएगी, सिलसिला चलता रहेगा। एक सरगुजा में जो उत्खनन किया जा रहा है, जैसे इफको पावर प्लांट बनाया जाएगा, इसके लिए जो भूमि अधिग्रहण किया गया, भूमि अधिग्रहण कर लिया गया, पैसा भी दे दिया गया, आज 12-13 साल हो गए हैं और ना तो इफको पावर प्लांट खुला, ना वहाँ पे भूमि उनके कब्जे में नहीं है, मैंने वो खेती कर रहे हैं लेकिन उनके नाम से नहीं वो भूमि है। तो वो उस भूमि को सुधार भी नहीं सक रहे हैं, ना भूमि पर कोई मन से खेती कर पा रहे हैं, ना उस भूमि का विकास कर पा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि उनकी आर्थिक स्थिति दिनों दिन बदतर होती जा रही है। जबकि नियम ये कहता है कि 5 साल में यदि आप कोई भी प्रोजेक्ट चालू नहीं करते हैं तो भूमि वापस हो जानी चाहिए। जैसा कि बस्तर में हुआ लोड़ी गुड़ा, तो जो वो जमीन इनकी वापस होनी चाहिए। इफको पावर प्लांट नहीं खुला, फिर यहाँ केरता में एक पावर प्लांट खुला था, वो भी नहीं खुला, भैयाथन क्षेत्र में कहीं पर खुला था, वो भी नहीं खुला। यहाँ से उत्खनन, जैसे बॉक्साइट है तो 570 लाख टन का डिपॉजिट है यहाँ, और उस 570 लाख टन के डिपॉजिट को यहाँ से उठा के दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। ये सिर्फ मैन पार्ट का बता रहा हूँ, उधर का अलग है। तो यहाँ पे ना तो कोई किसी प्रकार के कोई ऐसे इंडस्ट्री लग रहा है, और जहाँ तक उत्खनन का सवाल है, उत्खनन ऐसे क्षेत्रों से क्यों नहीं किया जा रहा है जहाँ पे जंगल नहीं है, और ऐसे खदान जो कि पहले से ही है वहाँ के उत्पादन को क्यों नहीं बढ़ा दिया जा रहा है। यदि देखा जाए तो 2 नंबर से यदि मान लेते एक दिन में 200 मीट्रिक टन निकल रहा है कोयला कहीं से, तो 100 मीट्रिक टन चोरी से भी निकल रहा है। उत्पादन को बढ़ाए बगैर, तो सरकार यदि नियंत्रण करे चोरी पर और उत्पादन को बढ़ाए तो 200 की जगह में 800 मीट्रिक टन आप निकाल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि फिर उत्खनन करें आप उदयपुर में जाकर के, कोई जरूरी नहीं है कि और किसी घनघोर जंगल वहाँ पर
राजस्व की भूमि 2% से 5% है और 80 से 98% वन भूमि है। और वो ऐसा वन भूमि है जो जैव विविधता के, मध्य भारत में जैव विविधता के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण और प्रचुर जैव विविधता है वहाँ। यूनेस्को की लिस्ट में भी शायद है ये पूरा एरिया। हाँ, तो इसको एशिया में दूसरे नंबर पे है, तो इसको छूना ही नहीं चाहिए। नो गो एरिया भी घोषित किया गया है, उसको भी नहीं मान रहा है। तो आपके एटम है, वहाँ झिंक है और गेज नदी है, ये सहायक नदियां हैं किसके, हसदो के। हसदो बागो डैम बहुत बड़ा डैम है जहाँ से विद्युत उत्पादन होता है। विद्युत उत्पादन पर भी संकट आ सकता है आज से 25 साल के बाद में, क्योंकि ये नदियां समाप्त हो जाएंगी। इस जंगल की कटने से, उत्खनन से नदियां समाप्त हो जाएंगी। जो साली नहीं, वो क्या नाम है, घाट बर्रा से जो एक नाला निकल के आता है वो आकर समाप्त हो गया है खदान के पास। तो ये भी नियम है कि नदी और नालों के किनारे किसी भी प्रकार का उत्खनन नहीं होना है, किसी भी प्रकार के जल स्रोत को नष्ट नहीं करना है। हम तो एक तालाब को यदि कोई पाट दे रहा है तो उसको बचाने के लिए उस सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि उसको आप नहीं पाट सकते हैं, उसके स्वरूप को नहीं बदल सकते हैं। लेकिन हम बड़े बड़े नदियों को, नालों को विलुप्त कर दे रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये जल स्रोत समाप्त हो जाएंगे। जल स्रोत समाप्त होते ही, अभी आप भूमिगत जल को निकाल रहे हैं, जल संकट है। पहले कितना 50-60 मीटर, यहाँ अंबिकापुर में 18 फुट पे पानी था, बरसात में वो लेवल पे आ जाता था। आज आप देख लीजिए किसी कुएं में पानी नहीं मिलेगा आपको। और आज से 10 से 20 साल में ये 50 से 70 मीटर नीचे चला जाएगा, जल संकट बढ़ेगा। तो इस तरह के संकटों पर कभी किसी का न तो दृष्टि है, न विचार है, न सोच है। और हम सिर्फ सत्ता में बैठने के लिए जो कुछ करना है और मतदाताओं को लुभाने के लिए हमको जो कुछ करना है वो हम करेंगे। इसके अलावा राष्ट्र के विकास की बात, जंगल जमीन को बचाने की बात, प्राकृतिक संपदाओं के संतुलन की बात, जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से उस पर आगे बढ़ने की बात, उसको सुधार करने की बात। जबकि अभी जल परिवर्तन के जो संकट उत्पन्न हो रहे हैं, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोष्ठी हुई है ना, सम्मेलन हुए हैं। और उसमें भारत को सबसे आगे रखा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीद यहीं से है, एशिया से सबसे ज्यादा उम्मीद है। बाकी यूरोपियन कंट्री तो अपना सब कंक्रीट और बड़े बड़े विशाल बिल्डिंग बना करके समाप्त कर दिए जंगलों को। तो जलवायु परिवर्तन आने वाले समय में बहुत बड़ा संकट है। ये जो हसदो अरण्य को बचाने की जो बात थी, हम लोग अपने स्तर से, छोटे स्तर से, क्योंकि हम लोगों के पास कोई क्षमता नहीं है, कोई अधिकार नहीं है और ना हमारे पास कोई शक्ति है, उसको बचाने के लिए जो प्रयास किया गया, लिख के किया गया, वहाँ जाकर किया गया, और यहाँ नहीं हो सका, कहाँ बात रखे। तो हमारे साथियों ने जो एक राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग का एक पर्यावरणविद और इन्वायरमेंटलिस्ट जो भी है और जो हाइड्रोलॉजिस्ट है, सब मिल करके जंतर मंतर पर 200 लोग जाकर के हसदो बचाने के लिए वहाँ पे धरना दिए हुए थे। तो छोटा प्रयास से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जैसे बसवाहा का जंगल मध्य प्रदेश में, वहाँ भी 2.5 लाख पौधे काटने का था, उसको उन्होंने आंदोलन करके बचा लिया। हम 4.5 लाख पेड़ काटने के इस आंदोलन में असफल हो गए। अभी अंडमान निकोबार में 10 लाख से अधिक पेड़ काटे जाएंगे। अंडमान निकोबार मतलब रेन फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसके कारण से मानसून को नियंत्रण करता है। आज उन जंगलों को काट करके क्या करेंगे, वहां पे उन जंगलों को काट के एयरपोर्ट बना रहे हैं और बहुत आलीशान बहुत बड़ा शहर है ना, बहुत बड़ा शहर बसाने जा रहे हैं और अभियान चालू है उसमें। तो इस तरह की जो बातें हैं कि प्रकृति को बचाने की बात है, इस पर जनप्रतिनिधियों को आगे आना पड़ेगा और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी आगे आना पड़ेगा, आम जनता को जागरूक भी करना होगा। निश्चित रूप से विकास जरूरी है और विकास जब होगा तो नुकसान भी होगा, लेकिन इस नुकसान के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को, सरकारों को यह भी सोचना होगा कि कैसे जो आम लोग हैं, आम मतदाता है, उनकी बात भी सुनी जाए।
यह चर्चा आगे भी जारी रहेगी। कई अन्य विषयों को लेकर कई अन्य विशेषज्ञ और कई अन्य पार्टियों से लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अभी के कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। नमस्कार।